चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस शो में वीरू और मैं तो हैं ही, और हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश कावा जी और राजेश पालवे जी कंटिन्यू करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे। उसके बाद साल 2026 के मार्केट आउटलुक पर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से बातचीत होगी और टेक्निकल्स पर बात करेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम में आज एक और स्टॉक की बात करेंगे जहाँ पर अब निवेशक फंसे हुए हैं। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर, और मार्केट में देखिए रिकवरी नहीं टिक रही है कोई भी। निफ्टी हालांकि अभी भी 25,900 के ऊपर है। कल का लो और आज का लो एकदम सेम है, लेकिन अब ये बस टूटने वाला है। किसी भी मोमेंट 25,900 टूटने की तैयारी कर लीजिए। बैंक निफ्टी पर भी हम 59,000 के काफ़ी करीब हैं। 59,090 पर हैं हम इस समय। 59,087 का लो था। डे लो पर बैंक निफ्टी आया, और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ भी प्रेशर है। मिड कैप करीब 0.5% नीचे है। स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रेशर है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, तो वो अभी डिक्लाइंस के फेवर में है। ऑलमोस्ट 2:3 के करीब का एडवांस डिक्लाइन। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, सबसे ज़्यादा प्रेशर में जो स्टॉक्स हैं उनमें एक्सिस बैंक करीब 3-3.5% नीचे। आज इनफैक्ट काफ़ी प्रेशर डल रहा है एक्सिस बैंक। रिलायंस की वजह से काफ़ी प्रेशर है मार्केट के ऊपर। इसके अलावा इटर्नल, ये निफ्टी का सेकंड टॉप लूज़र, करीब 3% नीचे। PB फिनटेक, भारत डायनामिक्स, यहाँ पर गिरावट है। BSE 2 दिन से फिसल रहा है, 2% नीचे BSE इस समय। वोडाफोन आइडिया कल 12 रुपये हिट करके वन वे डिक्लाइन है वोडाफोन आइडिया में, और अब देखिए 11 रुपये 15 पैसे पे आ गया। करीब 0.25% नीचे इस समय आपको वोडाफोन आइडिया ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है जो स्टॉक्स, उनमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 2.7% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर करीब 2.5% ऊपर। एवेन्यू सुपर मार्ट्स करीब 1.5% ऊपर, और ब्रिटानिया यहाँ पर भी अच्छा मूव है, करीब 1.5% ऊपर इस समय ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में राजेश पालवे जी, गाबा सर, विकास सालुंके और नीलेश जैन मौजूद हैं। वीरू, ट्रेड्स की शुरुआत करें। जय विकास, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के मॉर्निंग के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला, बट स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। एस्ट्रल मुझे स्ट्रांग लग रहा है, 1435 के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1410 के स्टॉप लॉस इसको बाय किया जा सकता है। 1490 का टारगेट ऊपर में देखने मिल सकता है, तो पहला मेरा बाय कॉल रहेगा एस्ट्रल यहाँ पे करंट रेट पे। दूसरा है SRF में हमने वीकली चार्ट पे लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट देखा था, और वहां पे मुझे लगता है एक मोमेंटम जो है वो अभी भी ये मार्केट में पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। तो 3140 के टारगेट के लिए यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। 2970 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड करके लेके जा सकते हैं। तो SRF मुझे स्ट्रांग लग रहा है ये मार्केट में भी, जहां से 3140 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। ओके, चलिए आप चलते हैं नीलेश जैन के पास। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, यहाँ पर बैलेंस अप्रोच है। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले जो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। देखिए, सेटअप नेगेटिव है। काउंटर ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को आज फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पर यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो एक फॉलोअप मूव ऑन द लोअर साइड इस काउंटर को 2500 तक ले जा सकता है। 2650 आज के दिन का उच्चतम स्तर है, वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड 2500 से 2450 तक की डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं एक कॉन्ट्राबैट खरीदारी वाला स्टॉक है वो है टाइटन। लगातार यहाँ पर हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं मार्केट की। वीकनेस के विपरीत ये काउंटर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। इनफैक्ट तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी टाइटन के फ्यूचर्स में, जहां पर हम ऊपरी स्तर पर 3960 एंड 4020, 3960 और 4020 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 3860 का। ओके, चलिए अब ये हो गई फ्रेश ट्रेड्स इस समय की। गाबा सर, आपकी दो ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? मेरा ध्यान है एक कोलगेट पर। कोलगेट में एक ब्रेकआउट मिला है और अच्छा बेस बना हुआ है। ट्रेड करा 2188, तो आप लगाएंगे 2180 का, करीब 8 रुपए का है। तो मेरे ख्याल से 2200 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बनता है, वहां पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन अपूम है यहाँ पर कोलगेट में। सेकंड स्टॉक है इंश्योरेंस क्षेत्र से, वो है HDFC लाइफ। लगता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट की जरूरत है और लगता है मिलेगा भी।
ट्रेड करें 779 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 774, 4-5 रुपए का स्टॉप है, 4-4.5 रुपए का टारगेट 790 पॉसिबल है HDFC लाइफ। ओके, HDFC लाइफ यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है। राजेश पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। तो अनुज जी, यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है उसमें अशोक लीलैंड यहाँ पे एक पसंद आ रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो इस वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में देखें तो यहाँ पे हायर साइड पे ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। 175 की अपसाइड के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड पे बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 161 का स्टॉप लॉस होगा। एंड सेकंड स्टॉक SRF पसंद आ रहा है। SRF में हमें लगता है एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, एंड देन 3070 3080 के अपसाइड के टारगेट के लिए फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 2995 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। लगाओ यार। राजेश जी, SRF एक्चुअली लिया जा चुका है, तो अभी लिया गया है, तो कोई और ट्रेड अगर सजेस्ट करना चाहें तो आई थिंक फिर फेडरल बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फेडरल बैंक भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। हायर साइड से एक इनिशियल डिप तो जरूर मिला है, लेकिन हमें लगता है 260 इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे फेडरल बैंक इस डिप में बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 260। टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 270 272 के आसपास। ओके, चलिए, आई थिंक ट्रेड्स पूरी हुई इस समय की। अब बात करते हैं हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम। इसमें आज एक और स्टॉक गो फैशन, जो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 68% टूट चुका है और IPO प्राइस के मुकाबले भी करीब 30% नीचे। आइए आशीष से जानते हैं, एक बार स्टॉक दिखा दीजिए प्लीज़ इसका, कि क्या हुआ है गो फैशन में। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और ये स्टॉक ऐसा है जिसमें निवेशकों का ना सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, लेकिन पेशेंस भी बहुत ज़्यादा टेस्ट हो गया, क्योंकि ये आज का IPO नहीं है। काफ़ी समय हो गया। नवंबर 2021 में एक कंपनी आई थी और बड़े हाइप के साथ आई थी, बड़े महंगे वैल्यूएशंस पर आई थी, और वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। हाई से 68% नीचे है। 2021 का IPO अभी भी अपने भाव से 30% नीचे चल रहा है। और दरअसल कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि विमेन के जो बॉटम वेयर ब्रांड्स होते हैं इसमें मार्केट लीडर है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, लेकिन ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है। क्या कारण है जो चल नहीं पा रहा है? इसके पीछे अगर आप देखें तो जो SSSG ग्रोथ है बड़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल रही है और लगातार बहुत कम है। यानी FY 23-24 तक अगर आप देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ आती थी, लेकिन पिछले कई क्वार्टर से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट -4% की SSSG थी। Q1 FY 26 -2%, Q4 FY 25 2%, और उससे पहले वाले क्वार्टर में 0%। ग्रोथ मिसिंग है और एक बहुत बड़ा की कंसर्न है। और इसी को एड्रेस करते हुए जो पहले FY 26 के लिए स्टोर एडिशन की गाइडेंस कंपनी दे रही थी 120 की, अब इसे घटाकर 80 से 90 कर दिया है। और कंपनी खुद कह रही है कि जब तक SSSG बेहतर नहीं होती तब तक मार्जिन्स को बचाने के लिए अब अपने केपेक्स के प्लान्स को, एक्सपेंशन प्लान्स को थोड़ा सा ट्रिम करेंगे। साथ ही दिक्कत यह कि इन्वेंट्री लगातार पाइलअप होती जा रही है, माल बिक नहीं रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जो इन्वेंट्री डेज रेशियो है ये तकरीबन 336 दिनों का है। ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिहाज से 336 डेज का इन्वेंट्री डेज का रेशियो अपने आप में बड़ा नेगेटिव बताया जाता है। एबिटा ग्रोथ के लिहाज से देखें डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब आप Q2 FY 26 में सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, Q1 FY 26 में 4% की डी ग्रोथ, Q4 में हल्की ग्रोथ, Q3 FY 25 मात्र 3% की ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आई। और साथ में अगर आप देखें तो दिक्कत की बात ये भी है कि लगातार डेट भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप में कंसर्न है। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही, ग्रोथ मिसिंग है। महंगे वैल्यूएशन पर IPO आया था और नतीजा है कि स्टॉक में आई है सिर्फ और सिर्फ गिरावट। ओके, तो जनाब एक और स्टॉक जिसमें आप फंसे, इसीलिए अगर आप देखें थोड़ा कहते हैं ना, मैं तोल मोल के आगे बढ़ रहा है। गो फैशन आपकी स्क्रीन पे 468 पे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड और इसकी पूरी अगर आप देखें अब तक की चाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बीच आपको थोड़ा सा बता दें कि निफ्टी ने इंट्राडे में एक बार करीब 25,900 की ट्रैजेक्टरी को वायलेट किया था और हम लो लगा के आए करीब के 25,880 का। और निफ्टी बैंक अभी तक 59,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, बट थोड़ा ज़्यादा पेन है। प्रेशर पॉइंट्स जो एक्सिस बैंक था, आपकी स्क्रीन पे लिखे आइएगा 1239 गजब। अगर आप देखें तो यहाँ पे वायलेशन है। आज विकास, आपका टेक क्या रहेगा एक्सिस बैंक पे? जिस तरीके से क्रैक हुआ और फर्स्ट टाइम पोस्ट
12 सितंबर इतना बड़ा क्रैक जाके 50 DMA को टेस्ट करना लग क्या रहा आपको इस पे? जी वीरेंद्र, अगर देखोगे तो 2 दिन पहले एक यहाँ पे एक सेटअप पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन जिस हिसाब से आज उसने क्रैकडाउन किया है, जो इम्पोर्टेंट बेस लेवल था उसका 1240 और 50 के आसपास का, उसको भी इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मुझे लगता है एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में 1209 1210 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिलेगा, लेकिन अगर ये 1240 के नीचे ही ट्रेड करेगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में अभी उसको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 1250 के आसपास का, लेकिन ओवरऑल जो सेटअप है अभी के लिए इंट्राडे में मुझे थोड़े वीकनेस ज्यादा लग रहे हैं। 1210 के आसपास का, 1200 के आसपास का एक नीचे की तरफ जाने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ओवरऑल सेटअप नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे, जिस हिसाब से ब्रेकडाउन दिया है, तो ओवरऑल टेक्निकली यहाँ पे वीकनेस बढ़ सकती है। टेक्निकली यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, मार्केट में भी काफ़ी वीकनेस बढ़ गई है अब, और देखिए अब 25,900 के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बात करते हैं KD के फाउंडर सुशील करके थोड़ा सा साइड में बैठेंगे, पुल बैक आएगा तो हम दोबारा आईटी में एंट्री करेंगे। ओके, पुल बैक आएगा दोबारा एंट्री करेंगे। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसको थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं। अब इंश्योरेंस बिल में एक नया प्रावधान भी है, वो है कमीशन कैप करने का। अब लक्ष्मण जी के पास चलते हैं और यतिन से इसका इम्पैक्ट समझेंगे स्टॉक्स पर। यतिन जी बताइए किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं यहाँ पर? लक्ष्मण जी जी, मुझे लगा कि आप यतिन जी से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ पहले मैं, पहले खबर बता दीजिए। हाँ, दरअसल ये जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके सेक्शन 40 में सेक्शन 40 में अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है। उसके तहत किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर जो कमीशन होता है उसको कैप करने का अधिकार जो है अथॉरिटी के ऊपर होगा। और बता दूं कि इसमें सेक्शन 2A जोड़ा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही खास वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि पॉलिसी होल्डर के हित में अगर लगता है तो अथॉरिटी इस बात को तय कर सकती है कि कमीशन की अधिकतम सीमा क्या होगी। अथॉरिटी इस बात को तय कर सकती है कि रिवॉर्ड जो दिया जाता है एजेंट को, उसकी अधिकतम सीमा क्या होगी, रिम्यूनरेशन जो होगी उसकी अधिकतम सीमा क्या होगी। और इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, रेगुलेशन बनाया जाएगा। उस रेगुलेशन को, उस पॉलिसी को अथॉरिटी पहले फ्रेम करेगी और उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन, रिवॉर्ड और ये सारे प्रावधान को लेकर के। यानी ऐसा नहीं कि जिसका जितना मर्जी हो कमीशन दे सके, जिसको जितना मर्जी हो रिवॉर्ड दे सके, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक अधिकतम सीमा होगी। सीमा कैसे तय की जाएगी वो IRDA तय करेगा, और इसके लिए एक मात्र सूत्र वाक्य होगा, वो होगा पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना। चलिए लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियरली PB फिनटेक इस समय 4-4.5% नीचे है। यतिन कितना इम्पैक्ट हो सकता है इस खबर से? बिल्कुल, तो देखिए हमने रिसेंटली देखा है कि सरकार एक क्लियर फोकस कर रही है इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए, और कहीं ना कहीं जो कमीशंस हैं अभी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसे कि लक्ष्मण जी बता रहे थे और जो सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के अंदर ये जो बिल आ रहा है इंश्योरेंस अमेंडमेंट का, उसके अंदर सरकार ने IRDA को एम्पावर किया है कि वो अब कमीशंस को भी कैप करें पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ऑब्वियसली। तो जिस तरीके से IRDAI इंश्योरेंस कमीशन फिक्स कर सकती है, उसको कैप कर सकती है, शायद PB फिनटेक जैसे एग्रीगेटर्स के लिए ये दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो पॉलिसी एग्रीगेटर्स के लिए भी लागू है और जो पॉलिसी एजेंट्स हैं उनके लिए भी लागू है। तो अब IRDA डिसाइड करेगा कि जो ऑप्टिमम कमीशंस हैं जिससे पॉलिसी धारकों को भी फायदा हो, उस तरीके की कैपिंग अलाउड है। तो ये एम्पावरमेंट है रेगुलेटर को कि वो कमीशंस पे भी ध्यान रख सकते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनीज खर्च करती हैं, मैनेजमेंट फीस लेती हैं, उसके ऊपर भी आपको एक अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो ये पूरी बात अकाउंटेबिलिटी की है और शेयर होल्डर्स और अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं इनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम कमीशन एजेंट्स की बात करें, कमीशन प्लेटफॉर्म्स की बात करें जैसे PB फिनटेक हो, इनके लिए शायद एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि अगर ये एम्पावर करता है IRDAI को तो कहीं ना कहीं इसका रेगुलेटर फायदा उठाएगी और ज्यादा से ज्यादा कमीशन कट करके जो पॉलिसी होल्डर हैं इनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश सरकार भी कर रही है और शायद रेगुलेटर भी यही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन और ये खबर एक्सप्लेन करने के लिए। तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ा पॉजिटिव, लेकिन PB फिनटेक के लिए शायद थोड़ा नेगेटिव। यहाँ पर स्टॉक इस समय 4.5% नीचे। अब F&O का ये टॉप लूज़र इस समय आपको ट्रेड में नज़र आएगा स्टॉक। ये देखिए, चलिए एक काम करते हैं, अब 2026 की कमाई की थीम पर बात करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा को जोड़ लेते हैं।
गुरमीत जी गुड मॉर्निंग। गुरमीत जी बताइए क्या मतलब मार्केट में इस समय देखकर एक लग रहा है कि पता नहीं हो क्या गया है, ये क्यों ऐसा हो गया मार्केट, आपका क्या जवाब होगा इसको लेकर? अनुज थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, स्पेशली जो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2026 के लिए आपको शुभकामनाएं। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट डे लो से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, 25,900 के वापस ऊपर आया। आज का लो देखिए आप 25,879, 25,875 का हमारा एक स्टॉप था, अभी तक तो उसके ऊपर है, लेकिन टेक्सचर बहुत ख़राब है मार्केट का, एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब है। इस शो को समेटेंगे और इसके बाद श्रेय आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।